सीबीएसई क्लास 9th की हिस्ट्री बुक का आज हम लोग 6th चैप्टर कर रहे हैं। इसकी आज दूसरी क्लास है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने स्मॉल कॉटेजर्स इन इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था। इंग्लैंड के छोटे छोटे किसानों के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर किस तरीके से वीट प्रोडक्शन हुई उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसकी सेकेंड क्लास में हम लोग जो है वो ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बोल के बारे में पढ़ेंगे। BOWL बाउल मत पढ़ना, बोल पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है सेकेंड टॉपिक वो है वीट फार्मर्स ऑफ द USA। हम लोगों ने पहले ही जिक्र किया था कि इस चैप्टर में हम लोग 3 देशों के किसान और पीजेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहले सेक्शन में हम लोगों ने, पहले क्लास में हम लोगों ने इंग्लैंड के किसानों के बारे में जाना। दूसरी क्लास में जो है हम लोग USA के किसानों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो USA के किसानों के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरी टॉपिक ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बोल के हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग को डिस्कस कर लें। ब्रेड बास्केट का मतलब होता है रोटी का टोकरी, रोटी की टोकरी। डस्ट बोल का मतलब हो गया रेतीला कटोरा। यहाँ पर कटोरा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई रेत से भरा कटोरा है। इसका मेटाफर यूज किया गया है कि जमीन जब बंजर हो जाती है, जब केवल धूल उड़ता है, तो इस चीज के लिए इन्होंने डस्ट बोल का वर्ड शब्द इस्तेमाल किया है। खैर, नाउ लेट अस ट्रैवल अक्रॉस द अटलांटिक टू द USA. Let us see how modern agriculture developed there and how the USA became the breadbasket of the world and what this means to the rural people of America. तो चलिए अब हम लोग अटलांटिक के पार चले USA। इंग्लैंड से हम लोग इंग्लैंड के बारे में जान लिए। अब हम लोग कहाँ चले? अटलांटिक के पार USA चलें और देखें कि किस तरीके से मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है वो वहाँ पर डेवलप हुई थी, किस तरीके से जो है वो USA रोटी की टोकरी बनी, संसार में रोटी की टोकरी बनी, और अमेरिकी ग्रामीण लोगों के लिए इसका क्या मतलब था, मतलब इन बदलावों का अमेरिका के ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अमेरिका जो है, USA जो है वो रोटी की टोकरी बनी, दुनिया की रोटी की टोकरी बनी, और इनका रूरल पीपल ऑफ अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। At the time that common fields were being enclosed in England at the end of 18th century, settled agriculture had not developed on any extensive scale in the USA. Forests covered over 800 million acres and grasslands 600 million acres. Figure 5 will give you some idea of what natural vegetation was like at that time. तो जिस टाइम में इंग्लैंड में सार्वजनिक जमीन की बाराबंदी हो रही थी, घेराव हो रहा था 18th सेंचुरी के अंत में, उस समय जो है वो USA में किसी बड़े पैमाने पर अस्थायी खेती नहीं हो रही थी। उस टाइम में ऐसा कुछ था नहीं। ये इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी के शुरुआत में ये सब शुरू हुआ था ना। अमेरिका में उस वक्त ऐसा कुछ शुरू नहीं हुआ था। USA में ऐसा कुछ अस्थायी कृषि टाइप शुरू कुछ नहीं हुआ था। उन दिनों जो है वो फॉरेस्ट की जो एरिया थी वो 800 मिलियन एकर्स में फैली थी। ग्रासलैंड की एरिया जो है वो 600 मिलियन एकर्स में फैली थी। पिक्चर 5 आपको देखने के लिए कहा जा रहा है और ये अंदाजा लगाने के लिए कहा जा रहा है कि प्राकृतिक हरियाली उस समय कैसी थी। तो इसमें जो है वो जो आप देखो कि 4 कैटेगरी में, 4 रंगों में जो है वो मैप रंगी हुई है। पहला जो जब सबसे ज़्यादा गहरा है, गहरा कलर का है, वो है फॉरेस्ट वेजिटेशन, उससे हल्का टॉल ग्रास, उससे हल्का शॉर्ट ग्रास और डेजर्ट वेजिटेशन। इन 4 कैटेगरी में है। इसके अलावे इसमें कुछ कुछ नाम दे रखा है। नाम जैसे ब्लैकफुट, क्रो, शोसोन, मैंडन, चेनी, पावनी, कोमांची, बेनॉक, चिकासो, चेक्टाव, क्रीक, ये सब नाम दे रखा है। ये सब नाम है अमेरिकन कम्युनिटी का, नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी का, अमेरिका में रहने वाले जाति विशेष के लोगों का ये नाम है, ठीक है। तो जब हम लोग अटलांटिक से बढ़कर USA पहुंचते हैं
तब हम लोग देखेंगे, हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर वहाँ कैसे विकसित हुई, कैसे जो है वो यूएसए जो है वो वर्ल्ड का रोटी की टोकरी बनी और इसका ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। जब इंग्लैंड में बाराबंदी हो रही थी सार्वजनिक जमीनों की 18वीं सेंचुरी के अंत में, तो सेटल्ड एग्रीकल्चर नाम की कोई भी चीज़ बड़े पैमाने पर यूएसए में नहीं हो रही थी। फिगर 5 में जो है वो आप देख सकते हो कि उस समय नेचुरल वेजिटेशन कैसी थी। मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइट अमेरिकन। उन दिनों जो है वो ज़्यादातर ज़मीनी हिस्सा जो है वो वाइट अमेरिकन के अधीन नहीं था, उनके नियंत्रण में नहीं था। टिल द 1780s वाइट अमेरिकन सेटलमेंट्स वर कन्फाइंड to a small narrow stripe of coastal land in the east. If you had traveled through the country at that time, you would have met various Native American groups. Several of them were nomadic, some were settled. Many of them lived only by hunting, gathering, and fishing. Others cultivated corn, beans, tobacco, and pumpkin. Still others were expert trappers through whom European traders had secured their supplies of beaver fur since the 16th century. In figure 5, you can see the location of the different tribes in early 18th century. तो उन दिनों जो था ज़्यादातर ज़मीनी हिस्सा जो है वो वाइट अमेरिकन के अधीन नहीं था। 1780s तक, 1780 के दशक तक जो वाइट अमेरिकन सेटलमेंट थी वो ईस्ट के कोस्टल हिस्सों में छोटी छोटी टुकड़ियों में क्या थी, सीमित थी। छोटी छोटी टुकड़ियों में क्या थी, जमीन के छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो वाइट अमेरिकन रहा करते थे। बात समझ में रहे, जमीन के छोटे छोटे हिस्सों में ईस्ट साइड में कोस्टल लैंड में समुद्र के किनारे जो है वो ये लोग रहा करते थे। कौन लोग रहा करते थे? वाइट अमेरिकन सेटलमेंट्स, यानी कि वाइट अमेरिकन लोग जो है वो ये लोग बसे हुए थे। 1780s के दशक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 1780s के दशक में वाइट अमेरिकन सेटलमेंट जो है वो छोटी छोटी भूपट्टियों में ईस्ट के कोस्टल एरिया में क्या थी, बसी थी। अगर आप उस वक्त ट्रैवल करते ऐसे एरिया में तो आप देखते कि कई सारी नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स, जिनका नाम अभी मैप में मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये सब एक ही जगह रह रहे हैं। ये सब एक ही जगह रह रहे हैं। इनका मैप में ये एरिया बता रहा है कि कौन से, जैसे ब्लैकफुट, क्रो, सोसेन, मैंडेन, चेनी, पावनी, कोमांची, चिकासो, ये सब लोग जो है वो मैप के किस हिस्से में, किस क्षेत्र में, ये सब नेटिव अमेरिकन से ये इस क्षेत्र में बसे हुए थे, ठीक है। ये बात कब की है? 1780s की। तो 1780s में वाइट अमेरिकन सेटलमेंट जो थी वो छोटी छोटी भूपट्टियों में जो है वो भूभाग में जो है वो ईस्ट के कोस्टल लैंड में सीमित थी। अगर आप उस समय ट्रैवल करते कंट्री के इस एरिया में तो बहुत सारे जो नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स हैं उनसे आप मिल सकते थे। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें से नेटिव अमेरिकन के बहुत सारे लोग जो है उस समय नोमैडिक थे। नोमैडिक जानती हो, घुमंतु को कहते हैं, जो घूम घूम कर पास्चर लैंड ऐसे इस तरीके की तलाश में रहते हैं, घुमंतु थे। सम वर सेटल्ड, कुछ लोग बसे हुए भी थे एक ही जगह। मेनी ऑफ देम, बहुत सारे लोग उसमें जो है वो हंटिंग किया करते थे, गैदरिंग किया करते थे, सामान इकट्ठा किया करते थे, फ्यूल वुड वगैरह, जानवर का स्किन वगैरह, मीट वगैरह, ऊन वगैरह। तो इनमें से जो नेटिव अमेरिकन हुआ करते थे, कुछ लोग नोमैडिक होते थे तो कुछ लोग क्या होते थे, सेटल्ड भी होते थे। ये लोग जो है वो हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग करके क्या करते थे, अपना गुजारा करते थे। जबकि कुछ लोग जो हैं वो कॉर्न, बीन्स, टोबैको और पंपकिन उगाया करते थे। कुछ लोग जो है वो शिकार के काम में पारंगत थे और इन्हीं लोगों से यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो बीवर फर जो है वो क्या करते थे, 16th सेंचुरी से ही इन लोगों से जो है वो बीवर फर जो है वो क्या करते थे, सिक्योर करते थे, हासिल करते थे। मतलब ये जो नेटिव अमेरिकन की कुछ प्रजातियां हैं ये जंगलों में शिकार करती थी बीवर का। इसका फर बड़ा ब्राउनिश टाइप होता है, बड़ा अच्छा होता है फर। तो यूरोपियंस जो है वो इनसे क्या करते थे, बीवर फर खरीदा करते थे, इनका व्यापार किया करते थे। फिगर 5 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी ट्राइब 18th सेंचुरी में कहाँ कहाँ थी, वो फिगर ये पिक्चर में मैप में दे रखा है। अब इस मैप में एक बात ध्यान रखने की चीज है, फिगर 5 में, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स इन द यूएसए बिफोर द वेस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ व्हाइट सेटलर्स। तो इस बात में, इस मैप में दो चीजों का जिक्र है। एक तो कौन कौन सी अमेरिकन कम्युनिटी उस समय की
उस समय की कौन कौन सी अमेरिकन कम्युनिटीज जो है 18th सेंचुरी के दौरान कौन कौन सी नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज कहाँ कहाँ रह रही थी, वो इस बात का जिक्र है। और दूसरा जिक्र है कि फॉरेस्ट का और ग्रासलैंड का कितना हिस्सा था। ठीक है, अबाउट हाफ the forest cover and 1/3 of grasslands were cleared for agricultural settlement. In the map you can see the location of various Native American communities in the early 19th century. इस जो 800 million acres of forest land था और जो 600 million acres of grassland था, फॉरेस्ट कवर का आधा हिस्सा क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया, और ग्रासलैंड का 1/3 हिस्सा क्लियर कर दिया गया एग्रीकल्चरल सेटलमेंट के लिए। और नेक्स्ट मैप जो है वो 6 नंबर जो मैप है उसमें ये दिखा रहा है कि कैसे ये मैप बदलकर ऐसा हो गया। ठीक है, और इस मैप में जो है वो आप नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज की ग्रुप को देख सकते हो कि कौन सा नेटिव अमेरिकन ग्रुप मैप के किस हिस्से में उस वक्त रह रहा था। क्लियर है यहां तक में? आगे बढ़े। By the early 20th century, this landscape had transformed radically. White Americans had moved westward and established control up to the west coast, displacing local tribes and carving out the entire landscape into different agricultural belts. The USA had come to dominate the world market in agricultural produce. How did this change come about? Who were the new settlers? How did the spread of cultivation shape the lives of Indian groups who had once lived there? तो अर्ली 20th सेंचुरी में, अभी तक पिछले तक हम लोगों ने 18th सेंचुरी तक की बात करी, अब 20th सेंचुरी के शुरुआत में, 20th सेंचुरी के शुरुआत में ये जो लैंडस्केप था इसका रूपरेखा जो है वो बड़ा ही तेजी से बदला। बहुत ही क्या हुआ, तेजी से बदला। जो व्हाइट अमेरिकन थे अब वो वेस्ट वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगे। पहले कहाँ थे? ईस्ट की तरफ थे। ध्यान से सुनो, व्हाइट अमेरिकन जो है वो वेस्ट वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगे और वेस्ट कोस्ट पर वो जाकर अपना रहने लगे, सेटलमेंट उन्होंने स्थापित कर लिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पहले ईस्ट में थे, अब कहाँ चले आए, आने लगे, वेस्ट में आने लगे। और यहाँ आने के दौरान इन्होंने क्या किया कि जो लोकल ट्राइब्स थी, लोकल जनजातियां थी, उनको क्या किया, हटाया वहां से। पूरा जो लैंडस्केप था उसको अलग अलग एग्रीकल्चरल बेल्ट में बदल दिया गया। अब यहाँ पर आपको फिगर 6 देखने की जरूरत है। इसमें देखो कॉर्न बेल्ट, कॉर्न एंड व्हीट बेल्ट, ये सब खेती के लिए उन्होंने क्या किया, इस जमीन पर कब्जा करते गए और इस जमीन को खेती की योग्य बनाते चले गए। ठीक है, तो मैप के किस हिस्से पर कॉर्न बेल्ट थी, किस हिस्से पर व्हीट बेल्ट थी, इन्होंने जो बनाना शुरू किया, जब ये वेस्ट वर्ल्ड की तरफ बढ़ना शुरू किए, कब्जा करना शुरू किया, जमीन को नया रूप देना शुरू किया और एग्रीकल्चरल अंडर कल्टीवेशन लाने लगे, उसको खेती के योग्य बनाने लगे, तो आप मैप में देख सकते हो कि कौन सा जमीन का कितना हिस्सा किस फसल के नाम उन्होंने संबोधित कर दिया, या फिर यूं कह लो कि किस फसल की उगाई कितने भूभाग पर होने लगी। ठीक है, तो क्या जाना हम लोगों ने कि व्हाइट अमेरिकन जो है वो वेस्ट वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगे और वेस्ट कोस्ट पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। लोकल ट्राइब्स को हटाने लगे ये लोग और इंटायर लैंडस्केप को, पूरा लैंडस्केप को अलग अलग एग्रीकल्चरल बेल्ट्स में बदलने लगे। अब जो है वो यूएसए आ चुका था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में अपना स्थान बनाने को। पूरे वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड मार्केट में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में वर्ल्ड को प्रभावित करने के लिए यूएसए इन कर चुका था 20th सेंचुरी के शुरुआत में। तो ये चेंज आया कैसे, ये नए सेटलर्स थे कौन, और किस तरीके से कल्टीवेशन जो है, खेती का प्रसार जो है वो लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया, और खास करके इंडियन ग्रुप्स के खेती के इस प्रसार से जो है वो अमेरिका के जो मूल निवासी जो इंडियन मूल के थे उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो कभी यहाँ रहा करते थे, इस बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब इंडियन कम्युनिटी के जो है, इंडियन ग्रुप्स जो है वो यहाँ पर कुछ पहले रहा करती थी, किस तरफ, वेस्ट वर्ल्ड की तरफ। लेकिन जब ये लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ने लगे तो इन्होंने क्या किया, जो भी इंडियन ट्राइब्स थी उनको उखाड़ के फेंकना शुरू किया, हटाना शुरू किया और ज़मीन हथियाना शुरू किया, और ज़मीन हथिया कर खेती करनी शुरू करी। मक्के की खेती करनी शुरू करी, वीट की खेती करनी शुरू करी। द वेस्ट वर्ल्ड मूव एंड वीट कल्टीवेशन।
अब पश्चिम की तरफ चलना, पश्चिम की तरफ बढ़कर नियंत्रण स्थापित करना और वीट कल्टीवेशन का क्या संबंध है वो देखो। The story of agrarian expansion is closely connected to the westward movement of the white settlers who took over the land. अब ये जो एग्रेरियन एक्सपेंशन, कृषि विस्तार की जो कहानी है उसका काफी नजदीक से संबंध है व्हाइट सेटलर्स का पश्चिम की तरफ चलने में, वहां पर उस जमीन पर, भूभाग पर क्या करने में, अपना नियंत्रण स्थापित करने में। तो जैसे जैसे ये कहानी बढ़ती गई, मतलब व्हाइट सेटलर्स जो है वो पश्चिम की तरफ बढ़ते चले गए, उसी तरीके से जो है वो कृषि का विस्तार होते गया और इसकी कहानी बुनती चली गई। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे ये ईस्ट से 1780s के दशक में ये लोग ईस्ट में थे, अर्ली 20th सेंचुरी में ये लोग किसकी तरफ बढ़ने लगे, वेस्टवर्ड की तरफ बढ़ने लगे, जमीन पर कब्जा किया, वहां के लोगों को उखाड़ फेंका, एग्रीकल्चरल बेल्ट्स में जमीनों को बदल के रख दिया, भू क्षेत्र को क्या किया, एग्रीकल्चरल बेल्ट्स बना दिया। तो ये जो स्टोरी है व्हाइट सेटलर्स की पश्चिम की तरफ जाने की और कृषि के विस्तार की, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। जैसे जैसे ये पश्चिम की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे जमीन पर कब्जा किया और वैसे वैसे कृषि का विस्तार होता गया। तो कृषि का विस्तार जो है वो व्हाइट सेटलर्स के पश्चिम की तरफ चलने से संबंधित है। पश्चिम की तरफ न केवल चलने से, उनकी वहां की जमीन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने से। आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1775 to 1783 and the formation of United States of America, the white Americans began to move westward. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1775 से 1783 तक चला था, ये 13 कॉलोनीज थी इसमें, है ना, जो ग्रेट ब्रिटेन से अलग हुई थी, ठीक है। और इन्होंने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को घोषित कर दिया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका घोषित कर दिया था। खैर, तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1775 से 1783 तक चला और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के निर्माण के बाद जो व्हाइट अमेरिकन्स थे वो वेस्टवर्ड की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। बाय द टाइम थॉमस जेफरसन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 1800, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना। इस समय जो है वो थॉमस जेफरसन जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे। 1800 ईस्वी में क्या बने थे? थॉमस जेफरसन यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे। ओवर 7 लाख व्हाइट सेटलर्स हैड मूव्ड ऑन टू द अपलेशियन प्लेट्यू थ्रू द पासेस। इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद कोई 7 लाख जो व्हाइट सेटलर्स हैं वो अपलेशियन पर्वत की तरफ, अपलेशियन प्लेट्यू की तरफ, प्लेट्यू समझते हो ना, जो पहाड़ों के बीच में समतल जमीन होती है, तो अपलेशियन प्लेट्यू की तरफ जो है वो क्या करने लगे थे, दर्रों के रास्ते से, पहाड़ों में दरार आ जाती है, रास्ते होते हैं। तो जब थॉमस जेफरसन जो है वो 1800 ईस्वी में यूएसए के प्रेसिडेंट बने तो व्हाइट सेटलर्स 7 लाख की संख्या में अपलेशियन पर्वत पर आकर बस गए। सीन फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट अमेरिका सीम्ड टू बी अ लैंड ऑफ प्रॉमिस। ईस्ट कोस्ट से जब इस लैंड को वो देख रहे थे, वेस्ट वार्ड में जो अपलेशियन क्या है, पर्वत है, अपलेशियन पठार है, तो ये अमेरिका जो है वो संभावनाओं से भरा दिखता था। वहां से देखने पर, ईस्ट की तरफ से इस एरिया को देखने पर, अपलेशियन पर्वत की इस एरिया को देखने पर संभावनाओं का एक बड़ा भंडार दिखता था। इट्स वाइल्डरनेस कुड बी टर्न इनटू कल्टिवेटेड फील्ड्स। अब ये सवाल आ सकता है कि अमेरिका जो है वो लैंड ऑफ प्रॉमिस कैसे था उन दिनों। ईस्ट साइड से देखने पर अपलेशियन पर्वत श्रेणियों को, अपलेशियन पठार वाली समतल जमीन को देखने पर ये कैसे लगता था कि ये प्रॉमिस लैंड है, प्रॉमिसिंग लैंड है। तो उसका आंसर दे रखा है, क्योंकि इसकी वाइल्डरनेस जो थी, वाइल्डरनेस जानते हो जो घास फूस जंगल झाड़ होता है, जो किसी काम का नहीं होता है, निर्जन प्रदेश बोलते हैं वाइल्डरनेस को। इट्स वाइल्डरनेस कुड बी टर्न इनटू कल्टिवेटेड फील्ड्स, फॉरेस्ट टिम्बर्स कुड बी कट फॉर एक्सपोर्ट, एनिमल्स हंटेड फॉर स्किन, माउंटेन्स mined for gold and minerals, but this meant that the American Indians had to be cleared from the land. तो संभावनाओं, लैंड ऑफ प्रॉमिस, संभावनाओं की धरती क्यों दिखती थी?
क्योंकि जिस जमीन को वो लोग संभावना की दृष्टि से देख रहे थे, प्रॉमिसिंग लैंड साबित हो रही थी, उसकी वजह ये थी कि इसकी जो वाइल्डरनेस थी, इसका जो निर्जन प्रदेश था, इसको क्या किया जा सकता था, कल्टिवेटेड फील्ड्स में बदला जा सकता था। जंगलों की कटाई की जा सकती थी और लकड़ियाँ जो है वो एक्सपोर्ट की जा सकती थी। एनिमल का शिकार किया जा सकता था मीट के लिए, स्किन के लिए। माउंटेन्स की खुदाई करके गोल्ड और मिनरल्स निकाले जा सकते थे। तो इन सब वजहों से जब इससे अपलेशियन पर्वत की तरफ देखा जाता था तो अमेरिका जो है वो ए लैंड ऑफ प्रॉमिस मालूम पड़ता था। संभावनाओं की धरती, जहाँ पर लाइफ अच्छी हो सके, ऐसी मालूम पड़ती थी। क्यों? क्योंकि इसके निर्जन प्रदेश को क्या किया जा सकता था, काट कर खेती की जा सकती थी, जंगलों की कटाई करके खेती की जा सकती थी, जंगलों में जो लकड़ी थी उसको, उसके टिम्बर को एक्सपोर्ट किया जा सकता था, एनिमल स्किन प्राप्त किया जा सकता था, मीट प्राप्त किया जा सकता था, माउंटेन्स की जो है वो खुदाई हो सकती थी। लेकिन इसका मतलब जो है, जो अमेरिकन इंडियंस थे, दरअसल ब्लैक लोगों को अमेरिकन इंडियंस कहा जाता था, ठीक है। तो अमेरिकन इंडियंस थे, उनको इस धरती से हटाना, जो यहाँ पे पहले से बसे हुए थे। अब इस जगह पे व्हाइट सेटलर्स का कब्जा चाहिए, तो इनको क्या करना था, यहाँ से हटाना था। In the decades after 1800, the US government committed itself a policy of driving the American Indians westward, first beyond the river Mississippi and then further west. Numerous wars were waged in which Indians were massacred and many of their villages burned. The Indians resisted, won many victories in wars, but were ultimately forced to sign treaties, give up their land and move westward. तो उस लैंड ऑफ प्रॉमिस पर वाइट सेटलर्स को अपना अधिकार जमाना था। इसके लिए क्या करने की जरूरत थी, अमेरिकन इंडियंस को वहाँ से हटाने की जरूरत थी, उस धरती से। फिर क्या था, 1800 के बाद जब यूएस गवर्नमेंट ने क्या करी, एक पॉलिसी अपना ली कि अमेरिकन इंडियंस को वेस्टवर्ड की तरफ भगाना है। ये उन्होंने क्या करी, पॉलिसी अपना ली। सबसे पहले तो उन्हें मिसिसिपी नदी के पार भगाया, उसके बाद और भी पश्चिम की दिशा में उन्हें भगा दिया। कई सारे युद्ध हुए और इंडियंस जो इंडियंस थे उनका नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ, बहुत ज़्यादा उनकी हत्या करी गई, बहुत सारे गांवों को जला दिया गया। इंडियंस ने खूब सारा विरोध किया, बहुत सारी विक्ट्री भी हुई, कई सारे युद्ध जीते भी, लेकिन आखिरकार जो है वो उन्हें समझौता करना पड़ा, उन्हें उनकी ज़मीन छोड़नी पड़ी और वेस्ट की तरफ जाना पड़ा। एज द इंडियंस रिट्रीटेड, अब जैसे जैसे ये वापस होते गए, वेस्टवार्ड की तरफ बढ़ते गए, इनका वेस्ट पर कब्जा, व्हाइट सेटलर्स का कब्जा बढ़ता गया। एज द इंडियंस रिट्रीटेड, द सेटलर्स poured in. They came in successive waves. They settled on the Appalachian Plateau by the first decade of 18th century and then moved into the Mississippi Valley between 1820 and 1850. They slashed and burned forests, pulled out the stumps, cleared the land for cultivation and built log cabins in the forest clearings. Then they cleared larger areas and erected fences around the fields. They plowed the land and sowed corn and wheat. तब जैसे जैसे इंडियंस को इन्होंने पीछे करना शुरू किया, वेस्टवार्ड की तरफ भगाना शुरू किया, जो सेटलर्स थे वो आकर बसने लगे। एक लहर की भांति हुआ, ये सब एक लहर के तौर पर आए, इनको हटाया और वहां जाकर बस गए। सबसे पहले तो वो अपलेशियन प्लेट्यू में 18th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में अपलेशियन प्लेट्यू पर उन्होंने अपना अधिकार जमाया। फिर मिसिसिपी वैली पर 1820 से लेकर 1850 के बीच में कहां से कहां चले आए, अपलेशियन प्लेट्यू से मिसिसिपी वैली तक चले आए। आप मैप में देखो कितना दूरी है इसमें, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जंगल काटे, जड़ वाला हिस्सा को उखाड़ कर फेंका, लैंड को कल्टीवेशन के योग्य बनाया। जो लॉग था, लकड़ी का जो टिम्बर वगैरह था, जो ढेंग जिसको अपने लोग कहते हैं, उसका इस्तेमाल उन्होंने फॉरेस्ट क्लियरिंग में घर बनाने के लिए किया, केबिन बनाने के लिए किया। बड़ी से बड़ी एरिया को उन्होंने क्या किया, बड़ी से बड़ी एरिया पर जंगल काटा, उस पर फेंसेस लगाए, घेराबंदी करी और उसकी जुताई करी, बीज बोए और गेहूं उगाना शुरू किया। तो अमेरिकन इंडियंस को भगाकर क्या किया इन्होंने, वहां पर कल्टीवेशन शुरू कर दिया। यहाँ पर देखने की बात है कि पहले वो लोग फर्स्ट डिकेड में अपलेशियन प्लेट्यू तक पहुंचे थे। 1820 से 1850
तक मिसिसिपी वैली तक आ गए। और आप आगे जानोगे कि 1860 तक इनका कब्जा ग्रेट प्लेन्स अक्रॉस द रिवर मिसिसिपी तक हो गया था। मिसिसिपी नदी के पार जो एक बड़ा भूभाग था उस जमीन पर भी इनका क्या हो गया था, 1860 तक कब्जा हो गया था। कब्जा मतलब रहने लगे थे लोग आकर और यहाँ पर खेती करने लगे थे, तो इससे वीट प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई थी। खैर आगे जाने हम लोग। इन द अर्ली ईयर्स द फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स व्हेन द सॉइल बिकेम impoverished and exhausted in one place, the migrants would move further to explore new lands and raise a new crop. It was, however, only after the 1860s that settlers swept into the Great Plains across the river Mississippi. In subsequent decades, this region became a major wheat producing area of America. तो अमेरिकन इंडियन जैसे जैसे वापस होते गए, व्हाइट सेटलर्स आते गए और ये लहर की भांति आए। पहले तो इन्होंने प्लेसन प्लेट्यू पर अपना कब्जा किया 18वीं सेंचुरी के शुरुआती में, फर्स्ट डिकेड में। उसके बाद मिसिसिपी वैली तक आ गए थे 1820 से 1850 के बीच। जंगल काटे और खेती के योग्य उसे बनाया। शुरुआती सालों में जो है जब खेती की गई यहाँ पर तो उर्वरकता काफ़ी अच्छी थी, फसल काफ़ी अच्छी हुई। लेकिन जब धीरे धीरे ज़मीन कम उपजाऊ हो गई, अब एक प्लेस बहुत ज़्यादा, जब ज़्यादा खेती होने लगती है तो पैदावार काफ़ी कम हो जाती है, तो एग्जॉस्ट हो गया तब। तो ये जो माइग्रेंट्स थे, किसान प्रवासी थे, वो और वेस्ट की तरफ बढ़े और नई ज़मीन पर क्या करने लगे, फसल उगाने लगे। हालांकि 1860s के बाद सेटलर्स जो हैं वो मिसिसिपी नदी के पार ग्रेट प्लेन्स पर इन्होंने क्या किया, अपना अधिकार जमा लिया। और बाद के सालों में ये रीजन जो था, कौन सा रीजन, मिसिसिपी नदी के पार का जो ग्रेट प्लेन्स का जो प्रदेश था, वो प्रदेश एक बहुत बड़ा वीट प्रोड्यूसिंग एरिया बना, गेहूं उत्पादन का एक बहुत बड़ा एरिया बनाइए। लेट अस फॉलो द स्टोरी ऑफ व्हीट फार्मर्स इन सम डिटेल। तो चलिए हम लोग व्हीट फार्मर्स की कहानी को जरा और डिटेल में जाने। लेट अस सी हाउ दे टर्न द ग्रासलैंड इनटू ब्रेड बास्केट ऑफ अमेरिका, व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस्ड, व्हाट कंसिक्वेंसेस फॉलोड। तो चलिए हम लोग व्हीट फार्मर्स की कहानी को जरा डिटेल में जाने। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उनकी जो ग्रासलैंड जो है वो ब्रेड बास्केट ऑफ अमेरिका में कैसे तब्दील हुई, क्या उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया और क्या परिणाम उनको भुगतने पड़े, ये जानने की अब हमें क्या है, जरूरत है। द व्हीट फार्मर्स, गेहूं के किसान। From the late 19th century, there was a dramatic expansion of wheat production in the USA. The urban population in the USA was growing and the export market was becoming even bigger. As the demand increased, wheat prices rose, encouraging farmers to produce wheat. The spread of the railways made it easy to transport the grain from the wheat growing regions to the eastern coast for export. By the early 20th century, the demand became even higher, and during the First World War, the world market boomed. Russian supplies of wheat were cut off, and the USA had to feed Europe. US President Wilson called upon farmers to respond to the need of the time. Plant more wheat, wheat will win the war, he said. तो किसान व्हीट फार्मर्स के बारे में अब हम लोग गेहूं के किसानों के बारे में जानेंगे। तो फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी के अंत से एक बेतहासा जो है वो भी यूएसए के व्हीट प्रोडक्शन में एक बेतहासा वृद्धि हुई। काफ़ी ज़्यादा जो है वो व्हीट प्रोडक्शन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अर्बन पॉपुलेशन जो यूएसए की थी वो बढ़ रही थी। एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो और बड़ा हो रहा था। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी, गेहूं का दाम बढ़ रहा था और किसानों को व्हीट प्रोडक्शन के लिए क्या किया जा रहा था, प्रेरित किया जा रहा था, एनकरेज किया जा रहा था। रेलवे की सुविधा हो गई थी जिससे ये आसान था कि गेहूं को एक रीजन से दूसरे रीजन में ले जाया जा सके, वेस्ट की तरफ से ले जाकर ईस्ट की तरफ ले जाया जा सके और ईस्ट से ये लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट का काम करते थे। अर्ली 20th सेंचुरी में जो है वो डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो जो मार्केट था वो और उसमें जो वो गेहूं की डिमांड जो है वो बढ़ गई। रशियन सप्लाई जो थी, यूएसएस में रसिया से जो गेहूं आता था उस पर रोक लगा दिया गया। अब जब रोक लगा दिया गया तो गेहूं की तत्काल कमी आ गई। तो यूएसए को ही अब खिलाना था अपने अर्बन पॉपुलेशन को भी और यूरोप को भी। यूएस प्रेसिडेंट विल्सन ने किसानों को बुलाया और कहा कि भाई वक्त की पुकार को समझो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, गेहूं उपजाइए, गेहूं जो है वो युद्ध जिता देगा आपको।
ठीक है। तो जब रशियन वॉर हुआ, रशियन सप्लाईज पर रोक लग गया, यूएसए में रशियन सप्लाईज आना बंद हो गया, तो विल्सन जो है उन्होंने बुलाया किसानों को और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीट का उत्पादन कीजिए, क्योंकि आपको अपने लोगों को भी खिलाना है और यूरोप में क्या करना है, सप्लाई भी करना है। मतलब समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से गेहूं की डिमांड बढ़ती चली गई। इन 1910 अबाउट 45 million acres of land in the USA was under wheat. 9 years later the area had expanded to 74 million acres and an increase of about 65%. Most of the increase was in the Great Plains where new areas were being plowed to extend cultivation. In many cases, big farmers, the big barons, controlled as much as 2,000 to 3,000 acres of land individually. तो जब प्रेसिडेंट विल्सन ने किसानों को बुलाकर कह दिया कि भाई आप जितना ज़्यादा ज़मीन पर खेती कर सकते हैं कीजिए, इसका परिणाम ये हुआ कि 1910 में यूएसए की कोई 45 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड पर, यूएसए की 45 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड पर गेहूं की खेती होती थी। 9 साल के बाद इसमें 65% की वृद्धि हुई और ये एरिया 74 मिलियन एकर्स में तब्दील हो गया। मतलब 45 से 74 9 साल में ही हो गया। अब ये जो कृषि के क्षेत्र में फैलाव हुआ था वो मिसिसिपी नदी के पार ग्रेट प्लेन्स में हुआ था। ग्रेट प्लेन्स की जमीन पर इन्होंने कब्जा करना क्या किया था, शुरू कर दिया था और इस पर खेती करनी शुरू कर दी थी। ये जो वृद्धि हुई थी वो इसी एरिया में वृद्धि हुई थी। यहाँ पर नए एरियाज को क्या किया जा रहा था, नए एरियाज पर हल चलाया जा रहा था और उस पर खेती की जा रही थी। बहुत सारे जगहों पर जो बड़े फार्मर्स हुआ करते थे, जो बड़ा किसान हुआ करता था, व्हीट बैरन्स हुआ करते थे, इन लोगों के पास तो 2000 से 3000 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो अकेले हुआ करती थी। द कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अब है न्यू टेक्नोलॉजी का आना। दिस ड्रामेटिक एक्सपेंशन वॉज मेड पॉसिबल बाय न्यू टेक्नोलॉजी। अब ये जो लगातार कृषि के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही थी, कृषि के भूभाग में वृद्धि हो रही थी, ये तभी संभव था जब नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो नई टेक्नोलॉजी आई और खेती के नए हिस्से में क्या होने लगी, विस्तार होने लगी। Through the 19th century, as the settlers moved into new habitats and new lands, they modified their implements to meet their requirements. When they entered the Midwestern prairie, the simple plows the farmers had used in the eastern coastal areas of the USA proved ineffective. The prairie was covered with a thick mat of grass with tough roots to break the sod and turn the soil over. A variety of new plows were devised locally, some of them 12 feet long. Their front rested on small wheels and they were hitched on to 6 yokes of oxen or horses. By the early 20th century, farmers in the Great Plains were breaking the ground with tractors and disc plows, clearing vast stretches for wheat cultivation. तो अब है नई टेक्नोलॉजी का आगमन। तो ये जो आपने जाना कि 45 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड से 75 मिलियन एकड़ किस तरीके से 9 साल में ही इतना बढ़ गया, ये तभी संभव था जब नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया जाए। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो न्यू सेटलर्स जो सेटलर्स जो थे वो नई नई जमीन पर जाने लगे और उन पर अपना बसाव किया, उन्होंने बसने लगे जा करके। जो उनकी ज़रूरतें थी, जिन तकनीकों की ज़रूरत थी उसमें उन्होंने क्या किया, बदलाव किया। पहले जिस हिसाब से पहले जिससे खेती में हल चलाते वगैरह थे उसकी तकनीक में क्या किया, इन्होंने बदलाव किया। जब ये लोग मिड वेस्टर्न प्रायरीज में घुसे, मध्य पश्चिम के घास के मैदान में घुसे, मिड मतलब बीच का हिस्सा, ठीक है। तो ये जब लोग मिड वेस्टर्न प्रायरी में घुसे तो ये इनका जो साधारण हल था वो इन जो ये लोग ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में इस्तेमाल किया करते थे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे थे, याद रखना, ठीक है। तो ये जो जब इनका मिड वेस्टर्न प्रायरी में घुसना हुआ तो ये जो किसान थे जो अपने यूएसए में ईस्टर्न कोस्टल एरिया में जिस हल का इस्तेमाल खेत की जुताई के लिए कर रहे थे, ये इनफेक्टिव साबित हुआ। इस हल का इस्तेमाल करके ये लोग मिड वेस्टर्न प्रायरी में जुताई नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रायरी जो थी, ये जो घास का मैदान था, उसकी जड़ें काफ़ी मोटी थी, काफ़ी टफ रूट्स थे इसके, जिसको आसानी से नहीं निकाला जा सकता था। तो सख्त ज़मीन को तोड़ने के लिए, मिट्टी को पलटने के लिए, खेत की जुताई में मिट्टी पलटी जाती है ना, तो नए किस्म की हल की क्या थी, ज़रूरत थी।
तो नए किस्म का जो है वो हल का इस्तेमाल किया जाने लगा। 12 फीट लंबी हल का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। 12 फीट लंबी हल का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसकी फ्रंट जो है, इसके आगे का हिस्सा जो होता था उस पर एक व्हील लगी होती थी, और व्हील को जो है ये व्हील के आगे का जो जुआ कहते हैं, जो एक लकड़ी सा लंबा होता है जो बैल के कंधे पर होता है, जिसको बैल के घोड़ा घींचता है। तो कोई 6-6 बैल या 6-6 घोड़े जो है वो इन योक्स को खींचने का काम करते थे, जबकि ऑलरेडी पहिया लगा हुआ था। तब जाके घींचते थे, तब जाके जो सख्त जमीन जो वो टूटती थी, जो मोटे मोटे जड़ हैं वो निकलते थे, और कृषि के योग्य जो है वो जमीन बन पाती थी, हल चल पाता था। तो ये जमीन इतनी ज़्यादा सख्त थी कि इस तरह के हल का भी इस्तेमाल किसानों द्वारा किया जाने लगा, जिसको खींचने के लिए 6-6 बैल या 6-6 घोड़ों की जरूरत पड़ती थी। इनका जो हल हुआ करता था वो 12 फीट तक लंबा हुआ करता था। तो समझ सकते हो आप कि ये जो वेस्टर्न ईस्ट मिड वेस्टर्न प्रायरी थी, ये जो घास का मैदान था, इसकी घास की जो चटाई बिछी हुई थी वो उसका जड़ कितना नीचे तक होगा। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी के दौरान किसान जो थे, ग्रेट प्लेन्स के जो किसान थे, वो ग्राउंड को तोड़ने के लिए, मतलब हल चलाने जुताई करने के लिए जो है वो ट्रैक्टर और डिस्क प्लोज का भी इस्तेमाल करने लगे। ट्रैक्टर्स का और डिस्क प्लोज का इस्तेमाल करने, मतलब साधारण हल जो नया तरीका उन्होंने अपनाया लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था, तब इन्होंने ट्रैक्टर का इस्तेमाल और डिस्क प्लोज का इस्तेमाल जो है वो व्हीट कल्टीवेशन के लिए वास्ट से विशाल मैदानी क्षेत्रों में खेत की जुताई करने के लिए जो है वो ट्रैक्टर और डिस्क प्लोज का इस्तेमाल करने लगे। इसकी पिक्चर जो है वो आगे आपको दे रखी है। फिगर 14 देखने की ज़रूरत है आपको, और फिगर 13 देखने की ज़रूरत है आपको। किस तरीके से देख सकते हो कि यू कैन सी द 12 प्लोज हिच टू अ टीम ऑफ हॉर्सेस। किस तरीके से जो है वो हल द्वारा जो है वो खेतों की जुताई हो रही है, किस तरीके से घोड़ों का समूह लगा हुआ है हल को खींचने में। ये ब्रेकिंग क्लोज बिफोर द एज ऑफ मैकेनाइजेशन। तो ये आधुनिकीकरण, मशीन युग के शुरुआत के पहले ऐसे जो है वो क्या होता था, खेतों की जुताई होती थी। उस टाइम में ट्रैक्टर डिस्क प्लोज नहीं था। फिर आप देखो कि फिगर 14 में जो है वो सीडिंग विद ड्रिल्स एंड ट्रैक्टर्स, बीज बोने का काम जो है वो ड्रिल्स और ट्रैक्टर से हो रहा है। नॉर्थ डकोटा का हाईलैंड फार्म का एक सीन है 1910 का। इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से ड्रिल्स और पैकर्स जो हैं वो ट्रैक्टर से जो है वो ये जो आपके मशीन जो सामने में खेत पर रखा हुआ है वो अभी फिलहाल जो है वो ट्रैक्टर से अटैच नहीं है। ये जो है वो 10 से 12 फीट लंबा होता था, और इसमें 20 डिस्क लगे होते थे, जिसका इस्तेमाल जमीन की खुदाई के लिए होता था। और इसके पीछे जो है पैकर्स का एक समूह होता था। किसान लोग जो मिट्टी को, पैकर्स बोले तो जो मिट्टी चढ़ाने का, बीज के ऊपर मिट्टी चढ़ाने का काम करते थे। तो इस तरह की मशीन को जो है वो क्या किया जाता था, ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता था। इससे जो गहरा होता था, गड्ढा होता था, उसमें बीज किसान बोते थे, और पैकर्स हुआ करते थे जिसको बीज को ढकने का काम मिट्टी से किया करते थे। तो जब a variety of new plows were devised locally जो है वो पहले क्या किया, इन्होंने एक हल का निर्माण किया, 12-12 फीट लंबा हल का निर्माण किया, जिसको 6-6 घोड़े या 6-6 बैल खींचा करते थे। बाद में जो है वो इन जमीनों की जुताई के लिए ट्रैक्टर्स और डिस्क प्लोज का इस्तेमाल किया जाने लगा, और बड़े भूभाग वाली जमीन को क्या करने जाने लगा, खेती के योग्य बनाने जाने लगा। Once the crop had ripened, it had to be harvested. Before the 1830s, the grain used to be harvested with the cradle or sickle. At harvest time, hundreds of men and women could be seen in the fields cutting the crop. तो एक बार अगर फसल पक गया, फसल तैयार हो गया, तो इसकी हार्वेस्ट की जानी थी। 1830 के दशक के पहले जो ग्रेन्स है वो हंसिए और सिकल, क्रैडल, दराती कहते हैं एक्चुअली, वो दराती और हंसिए का इस्तेमाल करके जो है वो फसल को काटा जाता था। 1830 के दशक से पहले जो है वो दराती और हंसिए का इस्तेमाल करके फसल को काटा जाता था। आप देख सकते थे कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में औरत और मर्द जो है वो खेत में कटाई कर रहे थे। एक कटाई का सीन फिगर 12 में दे रखा है कि किस तरीके से फसलों की कटाई होती थी। फिगर 15 भी आप देख ही लो, क्योंकि इसमें जो है वो डिस्क प्लोज लगा हुआ है, ठीक है। तो एक बार अगर फसल पक जाए तो फसल की कटाई होती थी। सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो
सिथ दराती जिसको कहते हैं और सिकल हसिया, इसका इस्तेमाल करके क्या करते थे, फसलों की कटाई करते थे। इन 1831 साइरस मैकॉर्मिक invented the first mechanical reaper which could cut in one day as much as 5 men could cut with cradles and 60 men with sickles। तो 1830 के दशक से पहले तो लोग हाथ से काटते थे सिथ का इस्तेमाल करके और सिकल्स का इस्तेमाल करके। 1831 में, ये लाइन आप अंडरलाइन कर लेना, 1831 में साइरस मैकॉर्मिक ने पहली मैकेनिकल रीपर क्या करी, इन्वेंट किया, फसलों की काटने वाली मशीनी व्यवस्था। इसको क्या किया उन्होंने, इन्वेंट किया, जो दराती का इस्तेमाल करके 5 लेबर जितना काटेंगे और 16 मैन हंसिए का इस्तेमाल करके जितनी जमीन को काटेंगे उतना ये काम अकेले कर सकती थी एक दिन में। बात समझ में आ रहा है? तो एक फायदा हुआ कि अब जल्दी कटने लगा, दूसरा फायदा हुआ कि लेबर बेरोजगार हो गए। ठीक है, खैर, तो 1831 में साइरस मैकॉर्मिक ने जो है वो फर्स्ट मैकेनिकल रीपर कहते हैं फसल काटने वाले को, उसका इन्वेंट किया, जो कि एक दिन में जितना पाँच लोग जो हैं वो हंसिए का इस्तेमाल करके और 16 लोग सिकल का इस्तेमाल करके फसल काटेंगे, उतना काम ये एक दिन में ये मशीन कर दिया करता था। बाय द अर्ली 20th century मोस्ट फार्मर्स वर यूजिंग कंबाइंड हार्वेस्टर्स टू कट ग्रेन। अब अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है वो कंबाइंड हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल करने लगे फसल काटने के लिए। विद वन ऑफ दोज मशीन्स 500 एकर्स ऑफ व्हीट कुड बी हार्वेस्टेड इन 2 weeks। ऐसी एक मशीन से 500 एकड़ की जमीन पर अगर खेती की गई है तो उसको 2 हफ्तों के अंदर इतने जमीन की फसल जो है वो काटी जा सकती थी। For the big farmers of the Great Plains, these machines had many attractions. The prices of wheat were high and the demand seemed limitless. The new machines allowed these big farmers to rapidly clear large tracts, break up the soil, remove the grass and prepare the ground for cultivation. The work could be done quickly and with a minimal number of hands. With the power-driven machinery, 4 men could plow, seed the harvest 2,000 to 4,000 acres of wheat in a season. अब ग्रेट प्लेन्स के जो बड़े किसान थे उनका इन मशीनों को लेकर जो है इन मशीनों की महत्वता जो है, इम्पोर्टेंस जो है वो इन किसानों के लिए बहुत थी, क्योंकि ये मशीन उन लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो गेहूं का जो दाम है वो बढ़ रहा था और डिमांड है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। न्यू मशीन जो है वो क्या कर सकती थी, जल्दी से बड़े भू क्षेत्र को क्या कर सकती थी, उसकी फसल को काट कर हटा सकती थी, ब्रेकअप द सॉइल, खेत की जुताई कर सकती थी, ग्रास को हटा सकती थी और फिर से कल्टीवेशन के लिए जमीन को वापस तैयार कर सकती थी। वर्क इतना जल्दी हो सकता था और इसमें जो है वो कम से कम लोगों की जरूरत पड़ती थी। अगर पावर ड्राइवन मशीन है तो केवल 4 लोग मिलके 2000 से 4000 एकड़ जमीन को एक सीजन में क्या कर सकते थे, 4 लोग मिलकर इस पर खेती कर सकते थे। बात समझ में आ रहा है? इन मशीनों की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी किसानों के लिए, और क्यों थी, क्योंकि 2000 से 4000 एकड़ ऑफ लैंड पर क्या की जा सकती थी, इसकी मदद से खेती की जा सकती थी और मात्र 2 से 4 लोग जो हैं वो इसमें शामिल होते थे। 2 से 4000 एकर्स ऑफ लैंड पर खेती करने के लिए कितने लोग शामिल होते थे, 4 लोग शामिल होते थे। एक सीजन में ये काम 4 लोग मिलकर कर लेते थे, इतनी जमीन पर वो लोग कर लेते थे। तो स्वाभाविक है किसानों के लिए ऐसी मशीन की महत्वता जो है वो बढ़ेगी। क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों महत्वपूर्ण था। व्हाट हैपेंड टू द पुअर, लेकिन अब गरीबों का क्या। फॉर द पुअरर फार्मर्स मशीन्स ब्राउट माइजरी, machines brought misery. Many of them bought these machines imagining that wheat prices would remain high and profits would flow in. If they had no money, the banks offered loans. Those who borrowed found it difficult to pay back their debts. Many of them deserted their farms and looked for jobs elsewhere. अब गरीबों के साथ क्या हुआ, धनी लोग तो मशीन खरीद ली, खेती करने लगे, लेबर्स को हटा दिया, 2 से 4 लोग मिलकर 2000 से 4000 एकड़ ऑफ लैंड पर खेती कर ले रहे हैं। लेकिन गरीब किसानों के लिए मशीन जो है वो दुर्दशा का कारण बना। बहुत सारे उनमें से जो है उन्होंने मशीन खरीदी भी ये सोचकर
कि वीट प्राइसेस जो है वो बढ़ी रहेगी, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, उसका इंस्टॉलमेंट सधा देंगे। अगर पैसे नहीं होते थे तो बैंक जो है वो क्या करती थी, लोन भी दे देती थी। लेकिन जिन लोगों ने भी उधार लेकर मशीनें खरीदी, उन्हें डेप्ट चुकाने में, कर्ज चुकाने में बहुत सारी परेशानी आई। इतनी परेशानी आई कि कईयों ने तो अपने खेती के ज़मीन बेच दिए और दूसरे सारे जॉब की तलाश में निकल पड़े। ठीक है, बट जॉब्स वर डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन जॉब्स इतना आसान नहीं था मिलना। मैकेनाइजेशन हैड रिड्यूस्ड द नीड फॉर लेबर। अब मैकेनाइजेशन जो आ गया था, नई तकनीक जो आ गई थी, मशीन्स वगैरह जो आ गए थे, इससे लेबर का डिमांड क्या हो गया था, कम हो गया था, लेबर की जरूरत कम हो गई थी। एंड द बूम ऑफ द लेट 19th एंड early 20th century seemed to have come to an end by the mid 1920s. After that, most farmers faced troubles. Production had expanded so rapidly during the war and post-war years that there was a large surplus, unsold stocks piled up, storehouses overflowed with grain, and vast amounts of corn and wheat were turned into animal feed. Wheat prices fell and export markets collapsed. This created the grounds for the Great Agrarian Depression of 1930s that ruined wheat farmers everywhere. तो गरीब किसान जो है वो दुर्दशा का कारण बना, मशीन इनकी दुर्दशा का कारण बना। कुछ लोगों ने मशीनें खरीदी भी कि ये कि गेहूं का दाम बढ़ा रहेगा और वो लोग क्या करेंगे, सधा देंगे पैसे जो उन्होंने कर्ज लिए हैं। लोन भी ले लिया करते थे, बैंक लोन भी दे देती थी। लेकिन जिन लोगों ने भी पैसे लेकर ये मशीनें खरीदी, उनकी हालत और बिगड़ गई, क्योंकि वीट का प्राइस भी गिरा। और न केवल वीट का प्राइस गिरा, इनसे जो इनकी आमदनी भी कम हुई, और आमदनी कम होने के कारण ये जो है अपना कर्ज नहीं सधा पाए। इसलिए उन्होंने जॉब की तलाश में अपने गांव छोड़कर निकल पड़े, ज़मीनें बेच दी। लेकिन जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं था। मैकेनाइजेशन की वजह से जो है वो मजदूर की संख्या, मजदूरी की डिमांड जो है वो कम हो गई थी। आप जान ही रहे हो कि 4 लोग मिलकर 2 से 4 हज़ार एकड़ की जुताई बुआई सारा चीज़ कर ले रहे हैं। और ये जो लेट 19th सेंचुरी में जो आर्थिक तेजी आई थी, वो 20th सेंचुरी आते आते तक ख़त्म हो गई। गेहूं का दाम जो बढ़ा था, डिमांड जो बढ़ी थी, उसमें कमी आ गई 1920s आते आते तक। इसके बाद जो है वो फार्मर्स को परेशानी आने लगी। प्रोडक्शन जो है वो वॉर के दौरान इतना बढ़ गया था कि पोस्ट वॉर्स के बाद जो है, जब ये सारा ख़त्म हो गया, डिमांड ख़त्म हो गया, पोस्ट वॉर्स के बाद डिमांड ख़त्म हो गया, एक देश दूसरे देश को सप्लाई करने लगा, तो इतनी ज़्यादा अनाज पैदा हो गई थी कि अनसोल्ड स्टॉक्स पाइल्ड अप, बिना बिका हुआ जो अनाज था वो उसकी ढेर लगी हुई थी, कोई खरीदने वाला नहीं। स्टोर हाउसेज ओवरफ्लोड विद ग्रेन्स, स्टोर हाउसेज में ग्रेन जो है वो फ्लो हो रहा है, फेंका रहा है, छिटा रहा है। या अनाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एनिमल फीड बनकर रह गया, पशुओं के लिए चारा बन के रह गया। मतलब अनाज उपजा रहे हैं, जानवरों को खिला रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई। डिमांड गिर गया, दाम गिर गया, वीट प्राइसेस गिर गई, और एक्सपोर्ट का जो मार्केट था, भेजने की जो प्रथा चल रही थी, भेजने का जो बाजार था, वो भी गिर गया, धाराशायी हो गया। इससे जो है वो क्या हो गई, ग्रेट डिप्रेशन आ गई, एग्रेरियन डिप्रेशन आ गई, मंदी आ गई। कृषि के क्षेत्र में क्या आ गई, मंदी आ गई। और हर जगह 1930s के दशक में हर जगह के किसान जो है वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। अब है डस्ट बोल। प्रकृति जो है, प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो उसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। तो अब ये जो आपने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट डिकेड में अपलेशियन प्लेट्यू 1820 से 1850 तक मिसिसिपी वैली, और 1860s तक आते आते ग्रेट प्लेन्स पर मिसिसिपी नदी के पार जो उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था, जड़ें उखाड़ दी, जंगल काट दिया, तो प्रकृति का दोहन किया इन्होंने। तो इसका भुगतान कौन भुगतेगा? तो अब है डस्ट बोल, धूल का कटोरा, धूल भरी आंधी कह लो आप। अब सारा जमीन आप जुताई कर दोगे तो होगा क्या, जमीन की जो पकड़ है, जो जड़ पकड़ बनाए रखती है, वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी आंधी आएगा, जब भी ऐसा सीजन आएगा तो धूल तोड़ेगा ही। तो धूल ने क्या तबाही लाई वो देखो। द एक्सपेंशन ऑफ व्हीट एग्रीकल्चर इन द ग्रेट प्लेन्स क्रिएटेड अदर प्रॉब्लम्स। अब ये जो गेहूं की खेती में जो फैलाव किया था ग्रेट प्लेन्स में, इससे दूसरी सारी समस्या आई। इन द 1930s टेरिफाइंग डस्ट स्टॉर्म्स बिगेन टू ब्लो ओवर द साउदर्न प्लेन्स।
दक्षिणी मैदानों में जो है वो डराने वाले रेतीले तूफान आने लगे 1930s के दशक तक। ब्लैक बिजार्ड्स रोल्ड इन, काला तूफान आने लगा। वेरी ऑफन 7,000 to 8,000 फीट हाई। ये जो तूफान हुआ करता था वो 7 से 8,000 फीट ऊंचा तूफान हुआ करता था। 7 से 8,000 से ऊपर प्लेन उड़ता है, ठीक है। तो ये जो तूफान आना जो शुरू हुआ काफ़ी डरावना था और इसकी ऊंचाई जो है ब्लैक बिजार्ड्स की जो ऊंचाई होती थी वो 7 से 8,000 फीट ऊंची तक होती थी। राइजिंग लाइक मॉन्स्टर्स वेव ऑफ मडी वाटर, ये जो है वो एकदम राक्षसी रूप, जिसमें क्या होता था, मडी वाटर होता था, कीचड़ युक्त पानी होता था, ये उड़कर जो आता था। दे केम डे बाय डे, डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर थ्रू द 1930s। 1930 के दशक में लगभग ये हर दिन आता था, हर साल आता था। रेतीला तूफान जो है वो हर दिन हर साल आता था। एज द skies darkened and the dust swept in, people were blinded and choked। अब चूंकि आसमान में अंधेरा छा जाता था, धूल जो है वो शहरों में आ जाती थी, लोग जो है वो अंधे हो जाते थे, धूल में उनका दम घुटने लगता था। कैटल वर suffocated to death, their lungs caked with dust and mud, sand buried fences covered fields and coated the surfaces of river till the fish died। तो आसमान में अंधेरा छा जाता था, शहरों में धूल उड़कर आ जाता था, लोग अंधे हो जाते थे, दिखता नहीं था उनको धूल के कारण, इतनी ज़्यादा धूल हो जाती थी, उनका दम घुटने लगता था। मवेशी जो है वो दम घुट के मर जाते थे, उनकी लंग्स पर, उनके फेफड़ों पर जो डस्ट और मड की परत जम जाती थी। इतना ज़्यादा बालू उड़कर आता था कि जितनी भी घेराबंदी की है उन्होंने पूरा ढक जाता था। आप पिक्चर में देख सकते हो, है ना। और नदियों की सरफेसेस पर, नदियों की पानी वाले ऊपरी सतह पर जो है वो धूल की चादर बैठ जाती थी और ये तब तक बैठी रहती थी तब तक मछली जो है वो मर जाया करती थी इसके अंदर की। डेड बॉडीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स वर स्ट्रॉन ऑल ओवर द लैंडस्केप। बर्ड्स की, एनिमल्स की जो लाशें हैं वो पूरी चारों तरफ वो बिखरी नजर आती थी। ट्रैक्टर्स एंड मशीन्स दैट हैड प्लोड द अर्थ एंड हार्वेस्टेड द व्हीट इन द 1920s वर नाउ क्लॉग्ड विद द डस्ट डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। ट्रैक्टर और मशीन जिनका इस्तेमाल जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए, फसल काटने के लिए वगैरह के लिए की जाती थी, इन पर ऐसी धूल जमती थी, आंधी में इतना ज़्यादा वो ख़राब हो जाते थे कि कभी कभी तो ऐसी मशीनें बनती भी नहीं थी ख़राब होने के बाद। What had gone wrong? Why these dust storms? तो तबाही का कारण क्या था? रेतीला तूफान आया क्यों? पहले तो नहीं आता था 1920s से पहले, 18th सेंचुरी में तो नहीं आया, तो 1930s 30s के दशक में आया क्यों? कैसे आया, क्यों आया? इन पार्ट दे केम बिकॉज, अब ये कारण समझ लो कि रेतीला तूफान का कारण क्या था, या एक्सप्लेन करने को कहे कि डस्ट बॉल क्या था तो एक्सप्लेन करने के लिए। इन पार्ट दे केम बिकॉज द अर्ली 1930s वर ईयर्स ऑफ परसिस्ट ड्रॉट। ये ऐसा इसलिए हुआ कि 1930s के सालों में लगातार सूखा पड़ा, बारिश कम हुई, सूखा पड़ना शुरू हुआ। द रेन्स फेल्ड ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल जो है वो पानी बरसने की जो तादाद है, क्रम है, वो कम हो रही थी। द रेन्स फेल्ड ईयर आफ्टर ईयर, द टेम्परेचर सोर्ड, टेम्परेचर बढ़ता गया। द विंड ब्लू विद फिरोसियस स्पीड, और हवाएं डरावनी तेजी रफ्तार से बहने लगी। बट ऑर्डिनरी डस्ट स्टॉर्म्स बिकेम black blizzards only because the entire landscape had been plowed over, stripped of all grass that held it together. When wheat cultivation had expanded dramatically in the early 19th century, jealous farmers had recklessly uprooted all vegetation and tractors had turned the soil over and broken the sword into dust. तो साल दरसाल क्या होने लगा, बारिश कम होने लगी, टेम्परेचर बढ़ने लगा और हवाएं तेज बहने लगी, भयानक तेज रफ्तार से। जो ऑर्डिनरी डस्ट स्टॉर्म था वो ब्लैक बिजार्ड में बदल गया, क्योंकि ज़्यादातर जो सारा लैंडस्केप था, सारा लैंडस्केप जिस पर खेती होती थी उस पर घास उखाड़ दिया गया था और उसको पड़ती छोड़ दिया गया था। जब व्हीट कल्टीवेशन अर्ली 19th सेंचुरी में बेतहासा बढ़ा तो जो जेलस फार्मर्स थे, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में किसानों ने क्या किया, वेजिटेशन को, जो नेचुरल वेजिटेशन था उसको उखाड़ा, पेड़ों की जड़ उखाड़ी और ट्रैक्टर की मदद से जो है वो सॉइल को उलटना पलटना यानी कि खेत की जुताई करनी शुरू कर दी। तो जो सोड था, जो मिट्टी की जो पकड़ थी, जो जड़ें पकड़ कर रखती थी, वो तो टूट गया। तो मिट्टी जो है वो धूल में तब्दील हो गई।
द होल रीजन हैड बिकम ए डस्ट बॉल। अब पूरा जो एरिया था वो एक धूल का कटोरा बनकर रह गया। द अमेरिकन ड्रीम ऑफ अ लैंड ऑफ प्लेंटी हैड टर्न इनटू अ नाइटमेयर। तो ये जो अमेरिका जो ईस्ट साइड से देखने पर, वेस्ट के इस साइड को देखने पर, ईस्ट से देख रहे थे ना वेस्ट को, तो इनको लगता था कि प्रॉमिसिंग लैंड है, तो ये एक बुरा सपना बनकर रह गया। द सेटलर्स हैड थॉट दैट दे कुड कंकर द एंटायर लैंडस्केप। जो व्हाइट सेटलर्स थे उनको लगा था कि ये पूरी जमीन पर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। टर्न ऑल लैंड ओवर टू ग्रोइंग क्रॉप दैट कुड यील्ड प्रॉफिट। उन्होंने सोचा था कि पूरी जमीन पर ये लोग खेती करेंगे और खूब सारा प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन प्रकृति के तो अपने नियम होते हैं। आफ्टर द 1930s दे रियलाइज दैट दे हैड टू रिस्पेक्ट द इकोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ ईच रीजन। 1930s के बाद जो है उन्हें ये महसूस हुआ कि प्रकृति में जो संतुलन है उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। नेचुरल वेजिटेशन है, जंगल है, ग्रासलैंड है, इन सब की सम्मान की आवश्यकता है, इनको बनाए रखने की क्या है, जरूरत है। तो इस तरीके से आपने जाना कि किस तरीके से यूएसए में जो है वो यूएसए जो है ब्रेड बास्केट कैसे बना, किस तरीके से गेहूं की खेती यूएसए में फैली। इन्होंने ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ अपनी चहलकदमी की और 1920s 30s तक आते आते पूरे वेस्ट पर इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जितने सारे जंगल थे उनको काट दिया, उस पर खेती करी, लेकिन इसका भुगतान भुगतना पड़ा। युद्ध के बाद गेहूं का डिमांड कम हो गया, है ना, गेहूं का डिमांड कम हो गया, सप्लाई कम होने लगी, इतना ज़्यादा सरप्लस अनाज हो गया था कि अनाज का खात्मा करने के लिए, अनाज को ख़त्म करने के लिए मवेशियों को खिलाने जाने लगा। तो वीट प्रोडक्शन जो जिस रफ्तार में हुई थी, शुरुआत में तो ठीक था, बाद में जो है इनकी संकट का कारण बना। और दूसरी तरफ इन्होंने जिस ज़मीन का इस्तेमाल खेती के लिए किया वो ज़मीन जो है वो डस्ट बॉल बनकर रह गई, क्योंकि जो प्रकृति के नियम थे इनसे इन्होंने क्या करी, छेड़छाड़ करी, जंगल काटे, ग्रासलैंड काटे, ज़मीन की जो पकड़ थी उससे खिलवाड़ किया। नतीजा ये हुआ कि ब्लैक विजार्ड्स आया, जानवर मरने लगे, जो मशीनों पर इनको घमंड था वो मशीनें ख़राब होने लगी। और बहुत बाद में जाके 1930s के दशक के बाद जो इन्होंने रियलाइज़ किया कि किस तरीके से उनको प्रकृति में संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है, प्रकृति का सम्मान करने की समझदारी जो है इनको आखिरकार आते आते हो गई। तो ये था सेकंड टॉपिक जो आपका ख़त्म हुआ। आप इसको बार बार पढ़ो, डेट्स वगैरह याद रखो, कौन कब प्रेसिडेंट बना, है ना, जेफरसन कब बने, उन्होंने क्या किया, ठीक है, और किस तरीके से पहली मैकेनिकल जो है वो रीपर जो है वो किसने खोज करी थी, साइरस मैककॉर्मिक ने करी थी, 1831 में करी थी। तो इन सब बातों का आपको अंडरलाइन कर लो, आप उसको याद रखो, दिमाग में रखो, ठीक है। नॉलेज के लिए पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं, ठीक है।